इसका असर है ना। बैठिए, कहां तक हुआ था? 300 यहां तक हो गया था ना। शुरू करें? आज चला 400। अगला पॉइंट है, गौर फरमाइएगा, कुछ कुछ पॉइंट है जो याद करने वाला है। पेरेनकाइमा भोजन का क्या करता है? संग्रह। आपको कहता है कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में कौन संग्रह करता है? पेरेनकाइमा। प्लोएम रेशा को छोड़कर सभी कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। प्लोएम रेशा को छोड़कर बाकी सब चीज क्या होता है? चला जीवित होता है। जैसे जाइलम हो गया, प्लोएम हो गया, और या प्लोएम के बहुत सारी तंतुएं हैं, सब प्लोएम रेशा को छोड़कर सब क्या होता है? जीवित। आपको कहेगा कौन जीवित होता है, तो कहेंगे प्लोएम तंतु जीवित होता है। सॉरी, प्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होते हैं, खाली प्लोएम रेशा जीवित नहीं होता है। कहता रक्त कैसा उत्तक है? हम पीछे बताए भी थे कि हड्डी संयोजी उत्तक है और रक्त तरल संयोजी उत्तक। सही कि गलत? फिर कहता है चला जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह किससे होकर गुजरेगा? एपिथेलियम से। आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से बने होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, चला मुंह का जो अंदरूनी अस्तर होता है वो किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम से। किसका बना होता है? यह तुरंत जो है तुरंत कोशिका विभाजन करता है। लिख लो, सल्की एपिथेलियम का बना होता है, तुरंत कोशिका विभाजन करता है। तुरंत कोशिका विभाजन करता है, इसलिए मुंह वगैरह में जब कटता है तो तुरंत जो है बन जाता है। देखिएगा, मुंह सुबह में छिलाएगा, भोरे उठिएगा तो मुंह जो है नॉर्मल बिहेव करेगा, क्योंकि आहार नाल और मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से बने होते हैं और ये तुरंत क्या होते हैं? ये तुरंत कोशिका विभाजन करते हैं। हम अभी क्या बोले थे? चला आहार नाल। आहार नाल का जो भीतरी अस्तर है वो भी एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। तो वैसे ही चला कहते हैं जहां पचित भोजन का अवशोषण और स्राव होता है वहां से भीतरी अस्तर स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करता है? सब चीज का वहन करता है। अपशिष्ट का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। संवहन और परिवहन एक के बात है, या संचरण। संवहन, परिवहन और संचरण एक ही बात है। प्लाज्मा क्या करता है? रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? संवहन। एरियोलर संयोजी उत्तक अंगों के भीतर खाली स्थान को क्या करता है? भरता है। ये एरियोलर संयोजी उत्तक वह उत्तक है चला जो भीतरी अंग में कहीं भी गैप रहेगा तो उसको ये क्या कर देगा? भर देगा। अस्थाई उत्तक विभाज्योत्तक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को क्या कर चुका होता है, उसी को हम लोग अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक वह उत्तक होता है जो बार बार विभाजन नहीं करता, उसे हम लोग अस्थाई उत्तक। मृदु उत्तक वह उत्तक होता है जो सबसे बाहरी सतह पर होता है। कौन सतह पर? कौन सतह पर? बाहरी सतह पर, जिसमें जान नहीं होता है। तने की परिधि हम पीछे भी बताए थे पार्श्व विभाज्योत्तक से। तना का जो परिधि जो मोटाता है वो किसके कारण? पार्श्व विभाज्योत्तक। वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति, वाहिनिकाएं हैं चला जो खनिज लवण का संचरण करेगी, उसमें छिद्र होगा तो ले जा पाएगा? लीकेज हो जाएगा। वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती। अब वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा काम करती है? परासरण विधि द्वारा। लिख लो, वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा कार्य करती है? परासरण विधि द्वारा। वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा काम करती है? बाह्य त्वचा का कार्य बताओ। ये जो हमारा बाह्य त्वचा है ये क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन चला एनसीईआरटी में आपको मिलेगा।
स्थिति जो हम चाहते हैं, प्रतिकूल मतलब स्थिति जो विपरीत हो, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, इस सब क्रिया कौन करता है? बाह्य त्वचा। पेशीय उत्तक संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। देखो जितना भी उत्तक है, चला हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रोटीन से जो है किसका निर्माण होता है? उत्तक से। उत्तक से किसका? अंग का। और अंग से किसका? शरीर से। तो कहते हैं भैया प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बनता है? तो पेशीय उत्तक में, तो उत्तक होगा तो किससे बना होगा? अरे उत्तक होगा तो किससे बना होगा? प्रोटीन से नहीं, ये संकुचनशील प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? इसीलिए पेशियों को हम संकुचित और फैला सकते हैं। तो हम कहेंगे शरीर में, कहेगा कौन सी ऊर्जा होती है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। शरीर में अरे छोटा पीछे पड़ा है, तो शरीर में कौन ऊर्जा? प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आकार को परिवर्तन करके पुनः उसी आकार में आ जाता है। हमारा जो पेट है, हम अंदर ले जाते हैं फिर बाहर आता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा न है। और इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आपको कहेगा शरीर में कौन ऊर्जा होता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और अगर आपको कहेगा पेशीय उत्तक में कौन सा प्रोटीन होता है? संयोजनशील संकुचनशील प्रोटीन। और कहेगा बताइए उत्तक किसका बना होता है? प्रोटीन का। उत्तक समान आकार का कि अलग अलग आकार का? उत्तक होता है समान आकार का। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अंग होता है अलग अलग। अंग कैसा होता है? अलग अलग। पेशीय उत्तक किसका बना होता है? संकुचनशील प्रोटीन का। चलने के लिए क्या जरूरी है? ना चलने के लिए जो जरूरी है, चलने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक पहला पेशीय उत्तक, पहला कौन उत्तक? दूसरा तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या? चलने के लिए दो चीजें जरूरी है। एगो पेशीय उत्तक यानी हमारी मांसपेशियां, दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। जल्दी से लिख। एक पेशीय उत्तक और दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। एक पेशीय उत्तक चला और दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। ये चलने के लिए जरूरी है। पेशीय उत्तक में कौन प्रोटीन पाया जाता है? संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आप बताओ मरुस्थलीय पौधे में जल ह्रास की दर की में कमी किस त्वचा से? क्यूटीन। क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधों में जल का ह्रास कम होता है, क्यों? क्योंकि उसकी बाहरी परत पर क्यूटीन होता है। कौन होता है? क्यूटीन का काम है जल के ह्रास को क्या करना? जल के ह्रास को कम करना। यानी अगर मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर क्यूटीन नहीं होगा तो जल का ह्रास तेजी से होगा। यहां जो स्थलीय पादप है उसमें क्यूटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटीन, जो जल के ह्रास दर में क्या लाता है? कमी, जिसके कारण मरुस्थलीय पौधे जिंदा रह पाते हैं। कॉर्क कोशिका में क्या? सुबेरिन के कारण जल तथा गैस का पारगम्यता समाप्त हो जाता है, मतलब आर पार नहीं जा पाता। आपको कहेगा कि कॉर्क कोशिका वैसी कोशिका होती है जिसमें सुबेरिन के कारण कोई भी गैस आर पार नहीं जा पाता है। किसके कारण? किसके कारण? एगो कॉर्क और होता है चला, जो ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक है। कॉर्क के बारे में लिख लो, सबसे अच्छा ध्वनि का अवशोषक। ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक। ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? कॉर्क। कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा क्या है चला? अवशोषक है। कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरिन।
कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? अब भोजन कहाँ जमा होता है? पैरेन्काइमा में। कहाँ जमा होता है भोजन? कहाँ जमा होता है? पैरेन्काइमा। आप कहेगा मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटीन। क्या पाया जाता है? फ्लोएम तंतु सजीव है कि निर्जीव? हाँ, सजीव कि निर्जीव? फ्लोएम तंतु निर्जीव है। इसके अलावा सब में जान होता है, खाली फ्लोएम तंतु में जान। फ्लोएम का काम है खनिज लवण का क्या करना? संचरण करना। फ्लोएम का काम है खनिज लवण का संचरण करना। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिका में पाया जाता है। अब बताओ, वाहिनिकाओं में छिद्र होता है? छिद्र हो जाएगा तो ले कैसे जाएगा? तो कहता है जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिकाओं में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म जितना है सब में संवहनी उत्तक में ही क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? फिर कहता है चला कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरीन, जो गैसों के विनिमय को क्या करता है? रोकता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु एवं रहने के आधार पर किया था। बताओ, बायोलॉजी के पिता कौन? अरस्तु। उन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण पहली बार किया था वो किसके आधार पर? स्थल के आधार पर, जल के आधार पर, वायु और किसके आधार पर? रहने का। बताओ तो रेड डेटा हैंडबुक में प्लांट है कि एनिमल है कि दोनों है? जो लुप्त होने वाले हैं उनका संचय है। जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में किसने दिया था? डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जो अपनी ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास का सिद्धांत डार्विन दिया था, लेकिन कितना ईस्वी में? 1859। चला, ईस्वी भी कुछ ही पूछता है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो सब ईस्वी पूछता नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ईस्वी है, इसको जरूर याद रखिए। इस किताब का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? क्या है? कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब चला मैच्योर, विकसित। बोलन रे, हम जानते हैं कवक प्लस लाइकेन, कवक प्लस शैवाल बराबर बन जाता है क्या? लाइकेन। लाइकेन बनता है। आई लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। प्रदूषण सूचक कहते हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? चला, अभिक्रिया करता है। अब देखो, कवक जो होता है, जिसको तुम लोग वो कहते हैं चला मशरूम वगैरह, जो क्या है? कवक है। तो चला डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है? डेवलप्ड है। कवक जो है वो क्या है? डेवलप्ड। चला, एगो चीज का ध्यान रखना, कवक जो हम लोग गांव घर में जो पुआलों पे कवक निकलता है, ओकरा नहीं खाना, मरिए जाओगे। विषैला है वो, जो गांव घर में पुआल वगैरह पे निकलता है, छत्ता, जगरा हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। तो ऐसा नहीं वगैरह रान के खा लेना, तो गड़बड़ा जाएगा, वो खाने योग्य नहीं है। मशरूम की खेती होती है, जो मशरूम हम लोग खाते हैं। तो कहते हैं कवक और शैवाल मिला के क्या बनता है? लाइकेन। ये चला, जो कवक हम लोग गोबर छत्ते जगरा कह लो या मशरूम कह लो, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक अनडेवलप होता है। प्रो मतलब पहले, और यूकैरियोटिक मतलब जो मैच्योर है। तो कवक प्रो है कि यू है? हाँ, कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। कौन कैरियोटिक जीव है? अब कहता है लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। अभी तुरंत ने बताए थे लाइकेन किसके किसके बीच? कवक और शैवाल। लाइकेन को ही प्रदूषण सूचक कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके रंग बदल लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदल लेता है। लिख लो, लाइकेन प्रदूषण सूचक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग। हो गया? लाइकेन क्या है? प्रदूषण सूचक। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? अल्कोहल सूचक। लिख लो ये भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये अल्कोहल सूचक है। वो जो फुकवाता नहीं है, कभी फूके हो?
अल्कोहल सूचक है ये। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है चला? अल्कोहल सूचक। लाइकेन क्या है? प्रदूषण सूचक, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल से विक्रिया करके रंग बदल देता है, और लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके क्या करता है? रंग बदलता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक की आवश्यकता नहीं होती। ब्रायोफाइटा जितना भी है चला, उसमें संवहन के लिए अलग से कोई उत्तक नहीं होता है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसमें महाभिबियाई जितना चला ऑर्थोपोडा है, झिंगुर उंगुर जितना देख रहे हो, तितली उतली भेम जितना है, सब में हम लोगों में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन जितना ऑर्थोपोडा है उसमें क्या है? खुला परिसंचरण। ऑर्थोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में जब खुला परिसंचरण तंत्र होगा तो खुले बहेगा, तो वाहिनिकाओं नस की जरूरत है नहीं, तो ऑर्थोपोडा में रुधिर वाहिनिकाओं में नहीं बहता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। अब पहला सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा, पहला सबसे बड़ा क्या? ऑर्थोपोडा। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। किसमें? किसमें? मोलस्का में। मोलस्का में यही सब ना आ गया रे। इकाइनोडर्माटा समुद्री जीव है, जैसे अर्चिल, स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में भी हम बताए थे कि अमाशय का भोजन बाहर निकालकर फिर से खाता है। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं, जैसे मेढक, सालमेंडर, टोड। अब मेढक का टेडपोल बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन की आवश्यकता होती है। और उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। इसमें सल्क भी, सल्क कहां पाया जाता है? मछली में। कहां? मछलियों में सल्क पाया जाता है। इकाइनोडर्माटा में चलने के लिए नलपाद, यही है नलपाद, इसी को हम नलपाद कहते हैं, इसी के द्वारा ये चलता है। अब बताओ केचुआ में चलने के लिए सूक पाया जाता है। केचुआ के चलने के लिए क्या पाया जाता है? सूक पाया जाता है। इकाइनोडर्माटा के चलने के लिए नलपाद होता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया, कोई भी अंग इसका वास्तविक नहीं होता है। अब चला कहता है गति की परिभाषा और गति का नियम, ये भी चला बड़ा डाउटेबल बात है, बढ़िया से देख लो। गति की परिभाषा और गति का नियम। गति का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने दिया था? लेकिन वही अगर कह देगा गति का परिभाषा किसने दिया? गति का परिभाषा किसने दिया? किसने दिया रे? गैलीलियो ने। गति का नियम क्या है? गति का समीकरण किसने दिया? गति का समीकरण, गति का समीकरण हो गया v बराबर u प्लस ए टी। यह भी किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। एक जगह लिख लो चला। हो गया? देख लो चला। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गति की परिभाषा किसने दी? गैलीलियो ने। और गति का समीकरण जो हम लोग कहते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब क्या दिया था? गैलीलियो। गैलीलियो एक बात और कहा था, सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये कॉपरनिकस कहा था। लेकिन उससे भी पहले जब आप जाइएगा ना, तो कॉपरनिकस नहीं रहेगा तो गैलीलियो के बारे में मारेंगे। बोलो ने। गैलीलियो का किसका खोज किया था? दूरबीन का। ये तो सबको पता होगा। न्यूटन। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गति का नियम को कौन किताब में लिखा था? प्रिंसिपिया में। कितना में? 1687। बोलो ने। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने अपने गति के नियमों को लिखा था। गति का परिभाषा किसने दिया? गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसने दिया? किसने दिया? गैलीलियो ने। यही ना समीकरण है। अब बल का समीकरण कौन दिया था? अरे F बराबर ma जो है, बल का समीकरण कौन दिया था? न्यूटन ना। गति का समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। देख लो, गति की परिभाषा, दोनों बात है। गति की परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया?
गैलीलियो ने ई लाइन जब चला किताब में चढ़ेगा ना तो किताब में आ जाएगा जान, बच्चा इधर उधर हिलेगा नहीं। यार देखो दूसरा लाइन भी लिख दिया है यहाँ, गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। यहाँ देखो दोनों लाइन एक साथ है, यहाँ हम जैसे तुमको लिख के दिए हैं कि गति की परिभाषा और समीकरण दोनों किसने दिया? गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया? किसने? गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। सही है। अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया। कहता है अनंत तल पर कोई पिंड है उतनी ही ऊंचाई तक जाता है। अगर मान लो हम इसको उतनी ही ऊंचाई तक भेज सकते हैं जितनी ऊंचाई से ये छोड़ा गया। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर उतनी ही ऊंचाई तक हम किसी पिंड को धक्का देकर पहुंचा सकते हैं जितनी ऊंचाई से वो छोड़ा गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर कोई अनंत तल पर कोई पिंड लुढ़क रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा? बाप रे बाप, घोर बवंडर। अनंत तल पर तो ये चला हाइट भी है गति भी न है, अगर फिसल रहा है तो वेग भी है। इसका मतलब तो अनंत तल पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक, दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी भी होगा। तो लिखिएगा अनंत तल पर, अनंत तल पर, अनंत तल पर कोई पिंड सरक रहा हो, सरक रहा हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी अनंत तल बोले तो इंक्लाइंड प्लेन, अनंत तल बोले तो कौन प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन। तो बताओ अगर कोई पिंड अनंत तल पर गुजर रहा है तो इसमें तो हाइट भी है ना और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा न हो जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? गोली की गति को बदलने के लिए देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बोले थे आपको कि बल दो प्रकार का, कौन कौन? एगो संतुलित बल, एगो असंतुलित बल। तो इसको हम लोग दो टाइप से समझ सकते हैं। संतुलित बल की अगर बात करोगे तो संतुलित बल 5 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, तो ये संतुलित बल। असंतुलित बल की अगर बात करोगे तो 10 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, यह असंतुलित बल है। लेकिन यहाँ झोल है चला, संतुलित और असंतुलित को थोड़ा अलग नजरिए से भी आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पिंड है, इस पर आप 5 न्यूटन का बल अभी लगा रहे हैं, कुछ देर के बाद भी आप इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यह भी संतुलित बल है। और अगर किसी वस्तु पर अभी आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, कुछ देर के बाद आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो यह असंतुलित बल है। बुझा रहा है? अगर के एक तो दोनों तरफ 5-5 न्यूटन का बल लगेगा, ये भी संतुलित बल, इधर 10 इधर 5, ये असंतुलित बल। अगर अभी 5 लग रहा, कुछ देर के बाद 10 लगने लगा, असंतुलित बल। और हमेशा 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये भी संतुलित बल। समझ में आ रहा है? एक स्टेप आगे जाके अगर हम देखते हैं तो कहते हैं गोली की गति को बदलने के लिए, बताओ गति को अगर बदलना है, असंतुलित बल देंगे तब ना बदलेगा। तो कहते हैं गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल और गोली की गति को एक रूप में बनाए रखने के लिए एक स्टेप ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम ये समझेंगे। एक तो ये जानते हैं हम लोग कि भैया संतुलित बल है तो दोनों दिशा में बराबर तथा विपरीत लगेगा, इसमें गति नहीं होगा। इसमें गति होगा, किधर की ओर? ज्यादा बल की ओर।
अब संतुलित बल को अलग नजरिए से अगर हम देखते हैं तो 5 न्यूटन का भी लग रहा है, 5 न्यूटन का, फिर 5 न्यूटन का बल उस पर लग रहा है तो वो संतुलित बल। अगर 5 न्यूटन लग रहा है, फिर 10 लग रहा है, फिर 15 लग रहा है, तो क्या है, क्या है वो? तब कह रहा है गोली की गति को बदलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, गोली की गति को बदलना है तो पहले 5 लगाए फिर 10 लगाए, तो गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल, बोलवे नहीं करेगा, और गोली की गति को एक रूप में बनाने के लिए संतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जल्दी से लिख। वो कहता है सर होली का ऑफर दे दीजिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बैच में। कोई ऑफर चला कभी नहीं आएगा। चला 1299 बैच के फीस है, उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, प्लस एसके झा के ट्रेड, न्यूमेरिकल अलग से, क्वेश्चन डिस्कशन अलग से, इस सब मिला के 1299 ले रहे हैं। बहुत ज्यादा है तो है, हमार फीस इतने रहेगा। जगरा जे करना है, लेना है लो, ना भाग यहां से। अरे चला बताओ, चला तो कैसे होगा? हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चलेगा अभी से एग्जाम तक। कंप्यूटर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन है, हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन है, ट्रेड का भी क्वेश्चन डिस्कशन का अलग से शेड्यूल लगा दिए हैं, अलग से अभी सेट उसमें देंगे। अभी बहुत चीज उसमें डिस्क्लोज नहीं किया, 20 सेट अलग से दे रहे हैं, उसका डिस्कशन। इसरो का, यूपीपीसीएल का जितना सेट अभी तक हुआ है उस सब का एक पेपर निकाल के देंगे बच्चा को, उसमें बारकोड रहेगा, जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा अपने से करेगा। उसके बाद जो जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है उसका 10-10 क्वेश्चन अलग से करवाएंगे, एक प्रीवियस ईयर उसके उससे रिलेटेड 5 को क्वेश्चन। बहुत सारा काम उसमें चल रहा है, करेंगे तो पैसा दोगे तो कर देंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे, तो ठगेंगे तो रहा, और ठगेंगे तो फिर चलाई वैकेंसी फिर मिलेगा नहीं। तो तुम सोच रहे हो 500 टका में नौकरी हो जाए, वो सब नहीं होगा। चला तब दूसर जगह कोर्स ले लो। हम कहाँ कर रहे हैं, हम रेस ले, हम तो चला कभी प्रचारों नहीं कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं, चुपचाप आना है, पढ़ा देंगे, जगह ठीक लगेगा वो हमसे जुड़ जाएगा। बहुत लोग जुड़ रहा है, जिसको नहीं मन कर रहा नहीं जुड़ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो कभी इसमें आए हैं कोर्स लेकर के, अभी तो लाइव रहता है ना, चला 10,000 लाइव रहता, तो हम चाहेंगे तो हम कोर्स लॉन्च करेंगे, देखो देखो आ गया, बीच में फंसा देंगे। ऐसा कुछ बोल रहे हैं हम? जगह लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। इसमें हम तो कहते हैं हमरा से कोर्स एकदम नहीं लो, न हमरा से पढ़ो, हम बढ़िया पढ़ाएंगे तो तेरी मजबूरी मैं हूं। आज से 5 साल पहले भी कोई हमसे पढ़ा होगा तो यही लाइन लिखते थे, बोर्ड पर चला बैच लिखते थे, एक दिन से दोबारा नहीं लिखते थे। लिखते क्या थे? आज से कोई 5 साल पहले भी पढ़ा होगा, वो ही मेरा रोल देखा होगा। ऐसा नहीं कि आज ये हो गया कल वो हो गया। 2016 में चला, 8 बजे क्लास लगता था ना, 16, 17, 18 में, तो लड़का 4 बजे भोरे से लाइन में लग जाता था। इसमें भी कोई बच्चा जरूर होगा जो 8 बजे वाला साइंस शनिवार वाला जो है 4 बजे भोर में लाइन लगा होगा, कोई ना कोई होबे करेगा। पिछले बार ड्राइवर में इसका 0.5 से या पॉइंट समथिंग से नहीं हुआ है, पूछो इससे। 2017 का बात बता रहे हैं, 8 बजे लेते थे हम डिस्कशन, 8:10 में आते थे। अब बच्चा कितना बजे आता था रे? 4 बजे। लंबा लाइन, चप्पल उप्पल पीछू में रख के बैठल रहता था। अब ना ऑनलाइन हो गया तो तुम कंटेंट को एक्सेस कर पा रहा है। ये 2016-17 का बात बता रहे हैं। ये बात को चला 9 साल हो गया है, 9 साल से मेहनत कर रहे हैं इसी फील्ड में कि नहीं हमको कुछ और अच्छा कर। ये सब पढ़ रहे हैं और बढ़िया। अच्छा बताओ, ये संतुलित बल तो पढ़ा दिए, हम पढ़ा दिए ना, लेकिन क्या इससे क्वेश्चन बनेगा? अब तोरा पता चलेगा क्वेश्चन केकरा से बनेगा केकरा से नहीं बनेगा? तू एग्जाम हॉल तक पहुंच जाएगा, वहां नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? बाहर निकल के 2 गाली देके चल देगा, फिर घर दिस, फिर तू अपन काम धंधा में व्यस्त हो जाएगा, फिर नया बच्चा आएगा, फिर हमारे पास आएगा, कहां जाएगा? दूसरा कोचिंग ने है।
दुए तीन गो कोचिंगे है, कुछ हमारा पास, कुछ ओकरा पास, कुछ ओकरा पास, तो बच्चा तो तैयो हमारा पास हेबे करेगा। लेकिन चला हमार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपन निभा रहे हैं कि नहीं, हमको जो टास्क दिया है बच्चा वो हम पढ़ा देंगे। जो रेगुलर पढ़ेगा वो पढ़ लो। हम तो बार बार कहते हैं मेरा कोर्स मत लो, फ्री का क्लास है वो तो पढ़ लो। फ्रीओ में हम दिन में 3 बार आते हैं यूट्यूब पे, वो तो पढ़ लो। 6:15 में आते हैं, अभी 8:20 में भी आते हैं, 9:20 में भी डेली आते हैं। हम तोरा ये बता देते हैं, जो बच्चा मेरा कोर्स नहीं भी लेगा ना, ओकरा कम से कम 200 घंटा हम साइंस पढ़ा देंगे अभी से एग्जाम तक, अलग अलग, सिर्फ यूट्यूब पर, एकदम बिल्कुल फ्री। तो आप आज क्या पढ़ाएंगे वो समझ लो। वो पढ़ाएंगे जे तोरा नहीं आता है या जकरा में तोरा दिक्कत है। एक बाद के शेड्यूल आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट का कंप्लीट एक दिन न्यूमेरिकल डिस्कस करवाएंगे, एक दिन लाइट चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल आवर्धन क्षमता का डिस्कशन है, एक दिन वही चलेगा, बाकी 2 दिन तक कुछ नहीं चलेगा, खाली आवर्धन क्षमता का न्यूमेरिकल चलेगा। जहां बच्चा को दिक्कत है m=-v/u, m=v/u, मोल कॉन्सेप्ट में जो कहते हैं 1 मोल में इतना, 2 मोल में कितना, इसलिए 3 मोल में कितना, वो क्वेश्चन करवा देंगे। हम तो ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे यूरेनियम 92-235 में बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, ये तो अपने कर लेगा। सर्किट का जितना क्वेश्चन है वो करवा देंगे। उसके बाद तुम आ जाओ इधर, लाइट हो गया, करंट हो गया, हीट का जो टफ न्यूमेरिकल है वो सब करवा देंगे, सब करवा देंगे। मेरे से तुम चला पढ़ो, कोर्स लो मेरा, नहीं लो मेरा जो दायित्व है वो हम निभा देंगे। और अभी से एग्जाम तक गिन लेना, 200 घंटा अप्रॉक्स के जा यूट्यूब पे चढ़ के फ्री में पढ़ाएगा। कोई माइका लाल अगर इतना देर तोरा पढ़ा देगा तो थैंक यू जाके बोल लो, एक लाइन के बाद। कोई छोटा पढ़ा देगा छोड़ दो, कंटेंट बनाना दूर का बात है, तोरा बारे में सोच के रहा है कि कंटेंट बना के पढ़ाना है। हमारा बताओ काय गो मास्टर तोरा सामने आता है और कहेगा कि रे बाबू हे टफ है, हम तोरा पढ़ा देंगे। सब मास्टर को बोलो, रिक्वेस्ट करोगे आके यूट्यूब पे पढ़ाओ 5-10 घंटा 20 घंटा, कोई नहीं पढ़ाएगा। कोर्स बेचा गया घर, एलपी का कोर्स बिक गया, अब नहीं बिकेगा, 2-4 दिन और बिकेगा। लेकिन तोरा एलपी का अंतिम एग्जाम जो होगा हम तैयार तक पढ़ाएंगे और पढ़ा देंगे। चला एकदम तुम निश्चिंत रहो, सब टफ टॉपिक, जहां जहां तोरा लगता है कि सब टफ टॉपिक है उस सब में टिक मार लो, 5 बार पढ़ाएंगे अभी से एग्जाम तक। नहीं पढ़ाएंगे तब ना कह रहे हैं चला तो पढ़ाएंगे। अब बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल, जिसमें सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट होगा। एक दिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो होता है ना, ऑक्सीकरण होगा। एक क्लास 10 क्लास चला खाली ले लेंगे न्यूमेरिकल का ना, तो न्यूमेरिकल बम बम करने लगेगा। आ रहा